प्रश्न है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य सुरक्षा सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, त्वचा में जो रंध्र होते हैं उसे खोलने के लिए, या फिर शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। हमें स्वेदन मतलब पसीना जरूरी है किस कार्य के लिए? हमारा जो शरीर का तापमान है उसे नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? पसीना जरूरी है। आपने देखा होगा कि गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव वक्र असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक कौन सा है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो जो वृक्क में पाया जाता है वह कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अगला प्रश्न, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? हेनले का लूप का कार्य किस चीज से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजातंत्र से, मूत्रजनन तंत्र से, या फिर तंत्रिका तंत्र से? हेनले का लूप यह किससे संबंधित है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा हेनले का लूप क्या होता है। यह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पूरा जो डिटेल से पढ़ाई गई है क्लासेस उसमें बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको चुपचाप बता देना है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हेनले का लूप। जो जिसने नहीं पढ़ा है वह जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें। सामान्य निषेचन होता है किस चीज में होता है? डिंबवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, या फिर योनि में? निषेचन किस में होता है? सामान्य निषेचन किस में होता है? किस में माना जाता है सामान्य निषेचन? तो उसका उत्तर होगा डिंबवाहिनी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण जो कि पेट के अंदर है, बच्चा है, उसे किसके द्वारा हमें पोषण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, सामान्य निषेचन किसमें होता है? डिंबवाहिनी में। पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। द्रव किसमें तैरता है? एमनियोटिक से। चलिए अगला प्रश्न, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव पर तैरता रहता है? किस द्रव पर तैरता रहता है? गर्भ के अंदर जब मनुष्य रहता है तो किस द्रव में तैरता रहता है वह? तो आपके पास ऑप्शन है, कोरियानिक द्रव में, अम्नियोटिक द्रव में, प्लेसेंटल द्रव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण किसमें तैरता है? इसका उत्तर होगा अम्नियोटिक द्रव में। ठीक है, अगला प्रश्न, और पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। ध्यान रखते जाना, दो युग्मकों का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? दो युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन, परिवर्धन सूचकांक, पुनर्जनन, या परगम क्या कहलाता है? दो युग्मक जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? निषेचन कहा जाएगा। निषेचन कहाँ होता है? डिंबवाहिनी में होता है। ठीक, चलिए सामान्य निषेचन। ठीक है, गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जब पेट में बच्चा है उसकी जानकारी के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, एक्सरे किरण का, गामा किरण का, अल्ट्रासाउंड का, या फिर अल्ट्रावायलेट किरण का। तो गर्भाशय में जब शिशु होता है तो उसकी जांच हम अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है? किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है या फिर उसे पोषण मिलता है? आपके पास ऑप्शन है, गर्भाशय के द्वारा, बीजांडसन के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, या फिर अपारा पोशिका के द्वारा। भ्रूण में निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है? खाद्य पूर्ति किस अंग के द्वारा होती है, यह आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होता है बीजांडासन के द्वारा।
ठीक है, भ्रूण के बारे में जितनी बातें हमने पढ़ी है वह आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। इसका सामान्य निषेचन, सबसे पहले तो दो युग्मकों के मिलने से क्या होता है, दो युग्मकों के मिलने से सामान्य निषेचन होता है। सामान्य निषेचन कहाँ होता है, डिंबवाहिनी में होता है। भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। द्रव तैरता है किसमें, द्रव कौन सा द्रव होता है जिसमें तैरता है भ्रूण, उसका उत्तर है आम्निवाटिक, आम्निवाटिक, आम्निवाटिक। ठीक है, ठीक है। हमें भ्रूण की जानकारी किस चीज से मिलती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। जब आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अधिकतर ऐसा होता है कि मुख के द्वारा गोलियां ले लेते हैं, मतलब आदमी गोली ले लेता है, तो वह असर कहाँ करता है यह पूछ रहा है। अंडोत्सर्जन में इसका असर पड़ता है या फिर निषेचन की क्रिया में असर पड़ता है, गर्भधारण के लिए होती है या फिर शुक्राणुओं में गर्भाशय के प्रवेश के लिए होती है। मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती हैं किस चीज का, किस चीज के लिए इसे लिया जाता है, इसका उत्तर होगा अंडोत्सर्जन के लिए, कि हमारे पेट के अंदर अंडा ना बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ऑप्शन है आपके पास, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी में होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, यह पूछ रहा है। क्या यह है कि जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी में होती है, या फिर जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या फिर अब बाह्य निषेचन होता है, अब निषेचन बाहर होता है और विकास आंतरिक होता है, या फिर जब निषेचन, यहाँ भी जब लिख लीजिएगा, जब निषेचन आंतरिक होता है और उसका विकास बाहर होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में आखिरकार होता क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब परख नली में बच्चे का विकास होता है। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जब निषेचन बाहर होता है और टेस्ट में मतलब परख नली में निषेचन करा दिया जाता है, अंडा बना दिया जाता है और उसका विकास शरीर के अंदर होता है, मतलब अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण करके गुणसूत्र किसके द्वारा होता है, मतलब किसके गुणसूत्र से पता चलता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा। पिता के गुणसूत्र से इसका निर्धारण होता है या माता के गुणसूत्र से इसका निर्धारण होता है, माता पिता दोनों के, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। हमें किसके द्वारा पता चलता है कि बच्चों का लिंग इस तरह का होगा। तो ध्यान रखना है, हमारे यहाँ रूढ़िवादिता चलती है कि जब भी लड़की ही लड़की हुई तो भी माता को दोष दे दिया जाता है, और पिता मतलब लड़का ही लड़का हुआ तो भी माता को दोष दे दिया जाता है। तो बच्चों का लिंग निर्धारण असल में तो पिता के द्वारा के कारण होता है कि पिता उसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है कि बच्चे का लिंग किस तरह का होगा, पुरुष होगा या स्त्रीलिंग होगा। मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है यह तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। मनुष्य का गर्भकाल 9 महीने का होता है। चलिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। जब स्त्री नसबंदी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैसिक्टोमी कहते हैं, टेस्ट ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, या न्यूरेटोमी कहा जाता है, या साइकेडमी कहा जाता है। जब स्त्रियों की नसबंदी की जाती है तो उसे कहा क्या जाता है। आपके पास उत्तर है, इसका क्या उत्तर है बताइए। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ दे कि पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है तो वैक्सेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास कि प्रथम परिघनली शिशु का नाम क्या था, जो भारत में जो विश्व के अंदर परख नली में उत्पन्न किया गया शिशु था, मतलब परख नली में से उसका उत्सर्जन हुआ था, उसका क्या नाम था। आस्था, इंदिरा, डॉली या लुईस। तो जो प्रथम परख नली शिशु थी उसका नाम लुईस था। इसका पूरा नाम लुईस जे ब्राउन था, जो विश्व की प्रथम रही। अगर भारत की आपसे पूछा जाए तो उसका नाम दुर्गा था।
जब भारत की प्रथम पर्सनली शिशु का नाम बोला जाएगा तो उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा कब? 8 अक्टूबर 1978 में इसका जन्म हुआ था। यह अभी भी जिंदा है और इसे यह दुर्गाष्टमी के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम दुर्गा रख दिया गया है मनुष्यों के द्वारा मतलब सामान्य व्यक्तियों के द्वारा। असल में इसका नाम कुनुप्रिया अग्रवाल है। क्या? कुनुप्रिया अग्रवाल। अब भारत की दूसरी परख नली शिशु का नाम क्या है? हर्षा चावला। ठीक है, हर्षा चावला। ठीक है, अगला प्रश्न है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो कि बताता है, क्या बताता है एमनियोसेंटोसिस? यह तरीका क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। भ्रूण के अंदर जो पेट के अंदर जो लिंग होता है उसका निर्धारण कर मतलब उसे बताता है, या फिर एमिनो एसिड के प्रकार को दर्शाता है, या प्रोटीन के में एमिनो एसिड के अनुक्रम को बताता है, या हार्मोन के प्रकार को बताता है। एमनियोसेंटोसिस क्या बताता है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भ्रूण के लिंग को। यह इस प्रक्रिया के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमारा भ्रूण का लिंग है क्या। हालांकि भारत में यह चीज बैन कर दी गई है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? मतलब उसमें नलिका नहीं पाई जाती। जिसमें हार्मोन का स्त्रावण होता है नहीं होता, जिसमें हार्मोन का स्त्रावण होता है उसमें क्या है कि नलिका नहीं पाई जाएगी। आपके पास ऑप्शन है यकृत है, पसीने वाली ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, या गुर्दा है। कौन सी ग्रंथि में नलिका विहीन होती है? तो आपके पास उत्तर है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इसमें यह नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। अगला प्रश्न, वाहिनी विहीन ग्रंथियों का स्त्रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसमें नलिका नहीं होती है तो उससे किस चीज का स्त्रावण होता है? उसे घोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कौन सी नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। इनमें से कौन सी नहीं है? तो एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, तो कौन सा नहीं है? यकृत नहीं है। पिट्यूटरी को अपन पीयूष ग्रंथि भी कहा सकते हैं, वो उसका वही नाम। चलिए अगला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि। तो आपको मैंने पहले ही बताया है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें वाहिनी विहीन होती है। ठीक है, मतलब जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से एक ग्रंथि नहीं है, क्या नहीं है? कौन सी ग्रंथि नहीं है? थायराइड एक ग्रंथि है या नहीं है? जठर एक ग्रंथि है या नहीं है? यकृत, अग्नाशय, इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है बतानी है। तो जो जठर है यह कोई ग्रंथि नहीं है, जठर कोई ग्रंथि नहीं है। चलिए, मानव शरीर का कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जा सकता है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, खोपड़ी में पाई जाती है, वृद्धि हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, पूरे बॉडी को चलाने का कार्य पीयूष ग्रंथि करती है। क्या क्या देखोगे, चलिए प्रश्नों में दिखते जाएंगे आपको। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, अभी मैंने आपको अभी बताया। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्रंथि। क्योंकि भाई पूरे शरीर का जो ढांचा है वह इसी से सेट है, यही बताती है कि कौन से अंग को क्या कार्य करना है। इसे मास्टर ग्लैंड इसीलिए तो कहा जाता है। ठीक है, यह कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है,
पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हाँ, मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? उसे क्या कहा जाता है? सेमोट्रोपिन, ट्रोपिन या फिर ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन या इंसुलिन? किस चीज़ की सुई लगाई जाती है कि गाय या फिर भैंस ज़्यादा दूध दे? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन का। आपको ध्यान रखना है क्या क्या? पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दूसरा, यह मस्तिष्क में पाई जाती है या खोपड़ी में पाई जाती है, मस्तिष्क में या खोपड़ी में पाई जाती है। यह वृद्धि हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होती है। वृद्धि हार्मोन्स के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इससे किस चीज का स्त्रावण होता है? क्यों, कौन से हार्मोन का? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन का। पीयूष ग्रंथि के बारे में और भी कई बातें आपको जानने को मिलेंगी। चलिए, अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि को की थायरॉक्सिन स्त्रावण करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा TSH, TSH, थायरॉक्साइड स्टिम्युलेटिंग थायराइड। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि थायरॉक्सी स्त्रावण के लिए उत्तेजित करता है। यह एक अंतःस्रावी हार्मोन है। इसका पूरा नाम क्या है? थायरॉक्सी स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। अगला प्रश्न, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली, ये डबल क्वेश्चन आ गया। ये भी पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से होता है। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, दोबारा को है, इसलिए जल्दी ध्यान नहीं देना। पीयूष ग्रंथि के लिए अत्यधिक हार्मोन स्रावन करने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्यादा अगर इसका स्रावन हो गया तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई ज्यादा हो जाएगी, वृद्धि हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है, तो लंबाई ज्यादा हो जाएगी। या फिर शरीर में असंतुलित विकास हो जाएगा। भाई वृद्धि हार्मोन तो भाई हो सकता है कि हाथ ज्यादा बढ़ जाए, एक हाथ ज्यादा बढ़ जाए, एक छोटा हो जाए, शरीर का असंतुलन हो जाएगा। या फिर शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, पीठ ज्यादा बढ़ गया, या फिर सर ज्यादा बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अत्यधिक हार्मोन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो आपको इसका उत्तर बताना है बिल्कुल। तो इसका इजी उत्तर क्या हो जाएगा? शरीर में असंतुलन का विकास हो जाएगा, असंतुलित विकास हो जाएगा। कहीं पास भी कुछ भी बढ़ सकता है।